हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। देखिए, आज हम लोग ज्योग्राफी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो बच्चों, आप लोग ऐसा जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो ऊपर आकाश में जाना बहुत आसान है, लेकिन पृथ्वी के अंदर गहराई में इसके केंद्र में जाना बहुत ही मुश्किल है। आज तक मानव पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुंच पाया है। जो हमारा पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या हमारी है 6370 किलोमीटर। मान लीजिए कि ये अगर हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का जो ये केंद्र है, इस केंद्र तक पहुंचने का जो दूरी है वो है 6370 किलोमीटर, जिसमें से अभी तक जो मानव है दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ 4 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच पाया है। दक्षिण अफ्रीका में सोना का खान है, वहां सोना निकाला जाता है, उसमें मैक्सिमम दूरी 3 से 4 किलोमीटर, मैक्सिमम 4 किलोमीटर अंदर जमीन के नीचे हम लोग खुदाई कर चुके हैं। इसके अलावा जो है दो तरह का प्रोजेक्ट चल रहा है समुद्र के नीचे, और समुद्र के नीचे जो है वो आपका आप देखेंगे कि डीप ओशियन ड्रिलिंग, हम यहां लिख देते हैं आपको, दो तरह का प्रोजेक्ट है, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और दूसरा है इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ये दो तरह का प्रोजेक्ट जो है समुद्र के नीचे चल रहा है, और ये दोनों प्रोजेक्ट का मतलब है समुद्र के नीचे जमीन में गड्ढा करके बहुत अंदर गहराई तक पहुंचना। अब ये जो प्रोजेक्ट है समुद्र के नीचे चल रहा है, उसके बाद आर्कटिक महासागर में आर्कटिक महासागर में कोला एक जगह है, वहां पर हम लोग अभी तक मैक्सिमम जो है 12 किलोमीटर की खुदाई कर चुके हैं। यानी ये कहा जाए कि दक्षिण अफ्रीका में हम लोग 4 किलोमीटर नीचे गहराई तक जा चुके हैं, और आर्कटिक जो आपका महासागर है समुद्र के नीचे, उसमें हम लोग ड्रिलिंग करके 12 किलोमीटर तक हम लोग अंदर जा पाए हैं। इससे ज्यादा दूर तक मानव अभी तक नहीं पहुंच पाया है, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या कितना है 6370 किलोमीटर है, और जिसमें से सिर्फ 12 किलोमीटर नीचे तक हम लोग मैक्सिमम पहुंच पाए हैं। उसका बहुत सारा वजह है। आकाश में ऊपर जाना, पृथ्वी के ऊपर आकाश में जाना बहुत आसान है, क्योंकि ऊपर का जो वातावरण है वो पारदर्शी है और विरल भी है, जबकि जमीन के नीचे, धरती के नीचे जाना अपारदर्शी है और काफी मुश्किल है वहां जाना। अब क्या क्या दिक्कत है वो हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको कैसे अध्ययन किया जाए, उसके पीछे जो है दो तरह का स्रोत काम है। एक है कि प्रत्यक्ष स्रोत के, और दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। यानी प्रत्यक्ष स्रोत वैसा स्रोत है जो हमें यह अध्ययन करके बताता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसा है, और दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है जो हमको दिखता नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आइए बात करते हैं एक एक करके अप्रत्यक्ष स्रोत। तो बच्चों, हम पहले अप्रत्यक्ष स्रोत स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज ये बताना चाहेंगे कि मानव को क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना। एक तो हम पृथ्वी पे मानव होने के नाते हैं, तो पृथ्वी हमारा कैसा है, पृथ्वी हमारा घर है, तो हमारे घर में कौन कौन सा कमरा है, कौन कौन सी चीजें रखी हुई हैं, उसकी पता लगाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो मानव का भी नैतिक जिम्मेदारी था कि पृथ्वी आखिर बना कैसे, उसकी आंतरिक संरचना कैसे है, इसके बारे में मानवों को जिज्ञासा शुरू से रही। लेकिन संसाधन के अभाव में हम लोग शुरुआत में उतना सक्सेस नहीं पा पाए, लेकिन आज टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप है, फिर भी अभी तक केंद्र के अंदर जाना असंभव रहा है। खैर, उसके पहले हम आपको एक बात समझाना चाहेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के पीछे मानव इतना जिज्ञासु क्यों है। तो उसका सीधा सा जवाब ये है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के पीछे मानव की कई सारी योजनाएं हैं। अगर हम पृथ्वी के नीचे जो ऊर्जा उपलब्ध है, उस ऊर्जा को अगर निकाल पाने में सक्षम हो पाए, तो मानव के आर्थिक और सामाजिक विकास में बहुत ज्यादा उन्नति हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल समझिए
कि अगर धरती के नीचे पेट्रोल है यानी ईंधन है और उस ईंधन को हम निकाल पा रहे हैं, उसका भंडार हमको पता है कि यहाँ यहाँ और यहाँ पे है, तब देखिए कि टेक्नोलॉजी के रूप में हम लोग कितना ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल यानी पेट्रोलियम निकाल पा रहे हैं, एलपीजी निकाल पा रहे हैं। उसी तरह से जमीन के नीचे से डायनासोर का जीवाश्म हमको प्राप्त हुआ, कई सारी सभ्यताओं के जीवाश्म और स्थापत्य मूर्ति सिक्का वो सब हमको उपलब्ध हो पाया, जिससे हमको कई सारी सभ्यताओं की जानकारी भी मिलती है। अगर हम पृथ्वी के नीचे उपलब्ध जो भूतापीय ऊर्जा है उसको हम तकनीक से अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए तो ये मानव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यानी ईंधन के ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और इसके अलावा भी बहुत सारा चीज है कि अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ जाते हैं तो बहुत आसानी से हम खनन कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम खनिज को निकाल सकते हैं। इसके अलावा जीवाश्मों का अध्ययन करने में हमको मदद मिलेगी, ईंधन निकालने में हमें मदद मिलेगा। इसके अलावा आपदा प्रबंधन में हम बहुत सक्षम हो पाएंगे और मानव अपनी सभ्यता को आगे तक ले जाएगी। जैसे एग्जांपल समझिए कि कहीं भूकंप आने वाला है, अगर हमें पहले पता चल जाए तो वहां के लोगों को हम बचा पाएंगे, वहां से सुरक्षित निकाल पाएंगे। अगर ज्वालामुखी कहीं फटने वाला है और हमें पहले ही सूचना प्राप्त हो जाए कि यहाँ ज्वालामुखी फटेगा तो मानव वहां से अपना आवास कहीं दूसरे जगह स्थानांतरित कर लेगा। इससे मानव सभ्यता जो है काफी लंबे समय तक बची रहेगी। तो ये सब वो महत्वपूर्ण कारण थे जिनके वजह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम लोग अपने वास्तविक टॉपिक पे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पता लगाने का दो स्रोत है, एक है प्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में घनत्व है, तापमान है, दाब है। वहीं अप्रत्यक्ष स्रोत में उल्का पिंड है, ज्वालामुखी है, भूकंप है। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत हम पहले प्रत्यक्ष स्रोत से करना चाहेंगे। प्रत्यक्ष स्रोत में देखिए घनत्व, तापमान और दाब है। तो अभी हम घनत्व, तापमान और दाब पे डिस्कस करते हैं। और देखिए घनत्व का मतलब क्या होता है? घनत्व का मतलब सीधा सा ये है, मैं यहाँ घनत्व का फॉर्मूला लिख दूं तो घनत्व का फॉर्मूला होता है आयतन द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, यानी कि मास बटा वॉल्यूम। ये होता है आपका डेंसिटी यानी कि घनत्व। मोटा मोटी समझाने के लिए आपको ये बता दें कि घनत्व का मतलब क्या हो गया, कम जगह में ज्यादा से ज्यादा चीज अगर रखी हुई है, वहां कूच के अंदर रखा हुआ, यानी कि कम जगह में ज्यादा चीजें अगर उपलब्ध है तो हम कहेंगे कि उस वस्तु का घनत्व बहुत ही ज्यादा है। अगर ज्यादा जगह में बहुत कम चीजें रखी हुई हैं तो हम बोलेंगे उस वस्तु का घनत्व बहुत कम है। तो मोटा मोटे समझने में ये बात है। अब बात रहा कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना को समझने में घनत्व का क्या इंपॉर्टेंस रहा है, तो बहुत ही बड़ा अहम रोल रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए। देखिए पृथ्वी जो है ठोस है कि द्रव है कि गैस है। अगर ठोस अवस्था में है तो कम जगह में ज्यादा चीजें अंदर कोच के रखा हुआ होगा। अगर लिक्विड अवस्था में है तो ठोस के अपेक्षा कम चीजें, कम कण उसमें होंगे, वहीं गैस में दूर दूर पर कण उसमें उपलब्ध होंगे। तो घनत्व हमें यह बताता है कि पृथ्वी के नीचे जो ये 6370 किलोमीटर का जो एरिया है, ठोस कहाँ है, द्रव कहाँ है और गैस कहाँ है, इसको समझने में हमें काफी योगदान देता है। अच्छा अब देखिए घनत्व जो है, डेंसिटी, घनत्व को बताने के लिए हमारे पास विद्वानों का दो तरीका का मत है। पहला मत इधर मैंने लिखा है, दूसरा मत इधर है। तो पहला मत के अनुसार विद्वानों का यह कहना है कि जैसे जैसे गहराई बनेगा, ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी की ये त्रिज्या है और ऊपर पृथ्वी का 3 लेयर है। पहला जो लेयर होता है उसको बोलते हैं भूप्रपटी, दूसरा को बोलते हैं मेंटर और तीसरा को बोलते हैं कोर। कोर भी 2 भाग में बटा होता है। ऊपर का जो भाग होता है उसको बाह्य कोर कहते हैं और जो सबसे नीचे केंद्र के पास होता है उसको बोलते हैं आंतरिक कोर। तो जैसे जैसे अगर हम पृथ्वी के सतह से, ये भूप्रपटी जो सतह है, इस सतह से अगर केंद्र की ओर जाते हैं, यानी कि गहराई में अंदर की ओर जा रहे हैं, तो जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा तो
तो इसमें जो भी चट्टान पाया जाता है उन चट्टानों के रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, उन चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। एक तो ये मत था इनका। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कहीं भी यहां से अगर चट्टान निकाल लिया जाए, कहीं भी चट्टान निकाल लिया जाए तो वो सब एक जैसा होगा। या इसको यूं भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि इतना गहराई पर अगर हमको सोना मिला है, इतनी गहराई पे अगर हमको दक्षिण अफ्रीका में सोना मिला है तो इतना ही गहराई पे भारत में भी सोना मिलेगा, और उतना ही गहराई पे पटना में भी सोना मिलेगा, और उतना ही गहराई पे अभी हम लोग केजीएफ देख रहे हैं, केजीएफ में जितनी गहराई पे सोना मिला है उतनी गहराई पे हम लोग के घर में भी सोना मिलेगा। हम लोग के पास अपना घर है तो उस जमीन के नीचे अगर उतनी गहराई में हम लोग जाएंगे तो वहां भी सोना मिलेगा। ऐसा इस मत के अनुसार होना चाहिए, जैसा कि यह संभव नहीं है, संभव है नहीं। इसका मतलब कि ये जो मत था ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। अच्छा, जब ये मत इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ तो दूसरे तरीका के मत से बातों को समझाने का प्रयास किया है। अभी एक बात और हम आपको समझा दें कि जैसे जैसे हमको अंदर की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे और इसकी गहराई बढ़ती जाएगी तो इसमें दाब भी बढ़ता जाएगा, दाब भी बढ़ता जाएगा। अब आप ऐसे समझिए, मैं चीजों को आपको समझा दूं। जैसे कि मान लीजिए कि ये कुछ मार्कर है मेरे पास, आप इसको वस्तु समझ लीजिए कि जैसे अभी एक है, इसके ऊपर 1 2, फिर उसके ऊपर मैंने रखा ये 3, उसके ऊपर रखा ये 4, उसके ऊपर रखा ये 5। अब बताइए कि जब एक के ऊपर 1 है तो अब दाब, ये नीचे वाले पे जो दाब लग रहा है वो अभी 1 का दाब लग रहा है। अगर मान लीजिए कि ये 1 किलो का है तो नीचे वाला के ऊपर 1 किलो का दाब लग रहा है। ये भी अगर 1 किलो का है तो अब 2 किलो का दाब लग रहा है, अब 3 किलो का हो गया, अब ये 4 किलो का दाब हो गया। तो 1 2 3 4 यानी कि इस पे 4 किलो का दाब लग रहा है। तो अब बताइए कि जैसे जैसे ये गहराई में गया वैसे वैसे इसका दाब बढ़ रहा है। तो वही बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे ये गहराई में जाइएगा उसका दाब बढ़ेगा, अगर दाब बढ़ेगा तो उसका घनत्व भी बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए मैंने एक फार्मूला के रूप में इसे लिखा है कि दाब समानुपाती घनत्व होता है। ये समानुपाती का मतलब हो गया अगर दाब बढ़ रहा है, अगर दाब बढ़ रहा है, ऊपर की ओर सिंबल देना है, दाब बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, अगर दाब घटेगा तो घनत्व भी घटेगा। इसका मतलब हो गया कि अगर नीचे बहुत गहराई में जाएंगे, जैसे जैसे गहराई में चलते जाएंगे उसका घनत्व भी उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर की ओर आते जाएंगे दाब घटता जाएगा तो उसका घनत्व भी घटता जाएगा। इसका उल्टा भी सही है कि अगर इसका घनत्व बढ़ रहा है तो हम समझेंगे कि वो वस्तु ज्यादा गहराई में है। ठीक है, तो ये बातें इस मत के द्वारा पता चली कि अगर घनत्व बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, और लेकिन इसमें एक चीज की अशुद्धि रह गई, ये वो बात रही कि इन्होंने बोल दिया कि रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं आता है। यानी कि वो सोना वाली बात कि जहां दक्षिण अफ्रीका में सोना मिल रहा है जितना गहराई में, उतना ही गहराई में भारत में मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, अब इस मत के गलती हो जाने के बाद दूसरे मत के विद्वान ने क्या इसको सही किया, इन्होंने कहा कि ठीक है, गहराई बढ़ने से चट्टानों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन आता है। ये बोल रहे थे कि रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं आता है, यानी कि जहां जितना गहराई में सोना मिलेगा उतना में सोना मिलेगा, जहां लोहा मिल रहा है वहां लोहा मिलेगा, जहां कोयला मिल रहा है वहां कोयला मिलेगा, जहां पेट्रोल मिल रहा है वहां पेट्रोल मिलेगा, उतना ही दूरी पे। जबकि ये कहते हैं कि नहीं, गहराई बढ़ने से चट्टानों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन आता है। अगर परिवर्तन आता है इसीलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग गहराई में अलग अलग चीजें उपलब्ध होती हैं। या एक गहराई में मान लीजिए कि अंदर हम 500 किलोमीटर की गहराई में गए और हमको पेट्रोल मिल गया भारत में, तो ऐसा नहीं है कि 500 किलोमीटर नीचे अगर हम बांग्लादेश में जाएंगे तो वहां भी हमको तेल मिलेगा, या जापान चले गए तो वहां भी हमको तेल मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका रासायनिक संगठन में परिवर्तन आता है। अच्छा, अब ये रासायनिक संगठन में परिवर्तन आता है, इसमें भी दो बातें हैं। दो बातें ये है कि ऊपरी परत में हल्की चट्टानें पाई जाती हैं और निचली परत में भारी चट्टानें पाई जाती हैं। यानी ऊपर का जो परत है उसमें हल्की हल्की चट्टानें पाई जाएंगी और जो नीचे का परत है उसमें हमको भारी चट्टानें पाई जाती हैं। ऐसा अगर होता है
तो इसीलिए रासायनिक संगठन में परिवर्तन आता है। खैर, उसके बाद देखिए, गहराई बढ़ने से दाब में असमान दर से वृद्धि होती है। देखिए, इन दोनों बातों में थोड़ा अंतर है। ये बोलता है कि गहराई बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, जबकि ये बोलता है कि गहराई बढ़ने से दाब में असमान दर से वृद्धि होगी। ये कहता है कि समान दर से वृद्धि होगा, ये बोलता है असमान दर से वृद्धि होगा। अच्छा, अब एक चीज समझिए, अगर ये बोल रहा है कि गहराई बढ़ने से दाब में असमान दर से वृद्धि होता है, देखिए ये अपने जगह पे बहुत हद तक आज इसको मान्यता प्राप्त है। इसको मान्यता उतना नहीं प्राप्त है, इसको मान्यता ज्यादा प्राप्त है। क्यों? इस बात को हम समझाते हैं आपको इस लाइन से कि गहराई बढ़ने से दाब में असमान दर से वृद्धि होती है। मतलब कि अगर गहराई बढ़ता है तो दाब के दर में क्या होगा कि असमान दर से क्या होगा, वृद्धि होगा। इसका मतलब यह है कि अगर जापान में 500 किलोमीटर नीचे अगर तेल मिल रहा है, ठीक है, तो भारत में भी 500 किलोमीटर गहराई में तेल मिलेगा, ऐसा नहीं है। और उसका वजह क्या बताया है? उसका वजह यह है कि गहराई बढ़ने पर दाब में असमान दर से वृद्धि होता है। यानी कि जापान में जो गहराई में जो दाब में जो वृद्धि हुआ है दाब का, वो भारत में अलग हुआ है। एग्जाम्पल से फिर ऐसे समझिए, फिगर से देखिए, ये भू प्रॉपर्टी जो है हमारी पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी है, ये मेंटल है और नीचे वाला कोर है। अब देखिएगा, ये जो कोर भी दो भाग में बटा हुआ है, नीचे है आंतरिक कोर और ऊपर है बाह्य कोर। नीचे वाला है आंतरिक कोर, ऊपर वाला है बाह्य कोर। तो ऊपर का जो बाह्य कोर है वो तरल अवस्था में है, और जबकि नीचे का हमारा जो आंतरिक कोर है वो ठोस अवस्था में है। ऐसा सिद्ध हो चुका है। और ये कैसे सिद्ध हुआ है, आने वाले अभी स्लाइड में हम लोग जब यहाँ पे भूकंप के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो वहां पे मैं इन चीजों को क्लियर करूंगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि जो कोर है हमारा वो दो भाग में, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो ऊपर वाला लिक्विड फॉर्म में है और नीचे वाला जो सबसे गहराई में है वो ठोस फॉर्म में है। ऐसा कैसे संभव हुआ है? ऐसा इसलिए संभव हुआ है, इस कंसेप्ट के अनुसार संभव हुआ है, क्योंकि यह कहता है कि गहराई बढ़ने से दाब में असमान दर से वृद्धि होती है। इसका मतलब कि ये यहाँ पर लिक्विड है और नीचे ठोस हो गया, इसका मतलब असमान दर से वृद्धि हुआ। ऊपर ठोस है, फिर लिक्विड हो गया, अब फिर ठोस हो गया। इसका मतलब है कि जब ये लिक्विड फॉर्म में होगा, मानते ये ठोस है, गर्म होगा, ठीक है, गर्म होगा, पिघलेगा, तो ये तो लिक्विड बन गया। ये समझ में आता है कि लोहा है, गर्म होगा, लिक्विड फॉर्म में बदल गया, ये तो समझ में आता है। लेकिन जैसे जैसे गहराई में जाएंगे फिर यहाँ पर दाब बढ़ गया। लोहा जो कि लिक्विड अवस्था में है वो दाब बढ़ गया उसका। अब दाब बढ़ गया तो ये ठोस अवस्था में कैसे होगा? ठोस अवस्था में होगा, आप समझिएगा कि अगर लिक्विड है वो गर्म है और उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है तो रहेगा वो लिक्विड फॉर्म में। लेकिन एज ए वो जो उसको क्या कहते हैं परफॉर्म करेगा, वो ठोस के रूप में करेगा। उसका जो व्यवहार होगा वो ठोस के रूप में, एज ए प्लास्टिक के रूप में कार्य करेगा, ठोस के रूप में। तो नीचे चूंकि प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, तो दाब बढ़ रहा है, प्रेशर दाब बढ़ रहा है, तो उसमें असमान दर से क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। उसके दाब में, उसके घनत्व में भी असमान दर से वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो ये बातें हैं कि कुछ भाग तरल रह गया और कुछ ठोस रह गया। अब आइए बात करते हैं हम लोग तापमान की, टेम्परेचर की। तो तापमान पृथ्वी के आंतरिक संरचना में क्या बात बताता है? देखिए, जैसे जैसे हम लोग नीचे गहराई में जाते हैं, सतह से केंद्र की ओर 32 मीटर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। इसको आप स्टार मान लीजिए, ये परीक्षा में पूछा है प्रश्न कि 32 मीटर नीचे जाने पर तापमान में कितना डिग्री का वृद्धि होगी? 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होगी। वहीं 32 मीटर के बाद, मान लीजिए यहाँ तक 32 मीटर है, और 32 मीटर के बाद फिर नीचे अगर हम लोग 100 मीटर तक जाते हैं, 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक अगर हम लोग जाते हैं, तो फिर 12 सेंटीमीटर तापमान बढ़ता है। और ये तापमान कहां तक बढ़ता जाएगा? 299 किलोमीटर तक। और जैसे ही 300 किलोमीटर आएगा तो 300 किलोमीटर के बाद अगला फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, ठीक है। और 300 किलोमीटर की गहराई के बाद 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। अच्छा, 300 के बाद जैसे 301, 304 आएगा तो उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। अब आप समझिए, यहीं पर जो ये कंसेप्ट था कि गहराई बढ़ने से दाब में असमान दर से वृद्धि होती है, तो अगर
दाब बढ़ेगा, असमान दर से वृद्धि होगा, तो तापमान भी तो असमान दर से ही बढ़ेगा। जितना दबाइएगा, इसको जितना कस के रगड़िएगा उतना ज्यादा उष्मा होगा, धीरे धीरे रगड़िएगा धीरे धीरे उष्मा उत्पन्न होगा, जोर से इसको रगड़ेंगे तो ज्यादा उष्मा उत्पन्न होगा, और दबा के रगड़ेंगे तो और ज्यादा उष्मा उत्पन्न होगा। यानी कि अगर ज्यादा दाब होगा तो ज्यादा ताप उत्पन्न होगा। इसीलिए यहाँ पर तो कहा गया था कि दाब में असमान दर से वृद्धि हो रहा है, तो ताप में भी असमान दर से वृद्धि होगा। इसीलिए कहीं पर 1 डिग्री का वृद्धि, कहीं 12 डिग्री का, कहीं 2 डिग्री का और कहीं 1 डिग्री का वृद्धि हो रहा है। अच्छा, अब एक सवाल मन में आता होगा कि कहीं 1 डिग्री बढ़ रहा है, कहीं 12 डिग्री, कहीं 2 डिग्री, कहीं 1 डिग्री। इसका उत्तर एक तो यहां से मिला, दूसरा हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, यह पृथ्वी का जो लेयर अभी मैंने यहाँ पे जो समझाया, ये वाला कि भू प्रॉपर्टी, मेंटल और कोर, तो भू प्रॉपर्टी, मेंटल और कोर में जो ऊपर का भाग होता है, ऊपर वाले भाग में रेडियोधर्मी पदार्थ की अधिकता होती है। रेडियोधर्मी पदार्थ मतलब होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिनको रेडियो सक्रिय तत्व भी बोलते हैं। जैसे थोरियम है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, यानी कि वो रेडिएशन छोड़ता है। वो तत्व वो कहीं भी रहे, जमीन के नीचे रहेगा तो भी रेडिएशन छोड़ेगा, समुद्र में रहेगा तो भी रेडिएशन छोड़ेगा, और वो तत्व अंत में जब उसका रेडिएशन समाप्त हो जाता है तो वो सीसा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में उसका चर्चा है, परमाणु बम बनाने में, जैसे यूरेनियम 91, 235, 238, तो वो सब जो पदार्थ है वो पृथ्वी के ऊपरी सतह में ज्यादा उपलब्ध रहते हैं, और पृथ्वी के निचला सतह में रेडियोधर्मी पदार्थ की उपलब्धता कम होती है। अगर रेडियोधर्मी पदार्थ की उपलब्धता ज्यादा है तो ताप में वृद्धि दर भी अधिक होगी, और रेडियो पदार्थ की उपलब्धता कम है, इसलिए तापमान में वृद्धि दर यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। हम लिख देते हैं, मिट गया है, वृद्धि दर कम होगी। ठीक है, ये ऊपर का सतह है, यह केंद्र है, तो ऊपर में वृद्धि दर अधिक होगा, नीचे में वृद्धि दर कम होगा। तो आप देखिएगा कि ऊपर में वृद्धि दर 12 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो रहा है, लेकिन जैसे ही नीचे आइएगा तो नीचे जाने के बाद 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। यानी कि देखिए 12 और यहाँ 1, ऊपर में बढ़ रहा है और नीचे में वृद्धि दर क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा, ताप जरूर इसका नीचे की ओर बढ़ रहा है। ताप जैसे जैसे हम केंद्र की ओर चलते जाएंगे हमारा तापमान बढ़ता जाएगा। यहाँ पर जैसे आप केंद्र पे जाइएगा, केंद्र के ऊपर यहाँ पर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है, और ऊपर ऊपर आइएगा तापमान घटेगा, नीचे नीचे जाइएगा तापमान बढ़ेगा। अच्छा, अब एक बात बताइए, तापमान तो नीचे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ताप गर्म होने से जो उष्मा निकलता है वो ऊपर की ओर निकलता है। ताप नीचे की ओर बढ़ता है और उष्मा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, यानी कि सतह की ओर, हमारे जहां हम लोग जमीन पे खड़ा हैं उस जगह पर जो उष्मा है, हीट, वो ऊपर की ओर आता है। उसको हमने लिख दिया है, पृथ्वी के आंतरिक भागों से उष्मा का प्रवाह, पृथ्वी के आंतरिक मतलब अंदर के भागों से उष्मा का प्रवाह बाहर की ओर होता है, ऊपर की ओर यानी कि बाहर की ओर होता है। अब तापमान की बातें हो गई, यानी कि तापमान हमको क्या समझाता है, तापमान हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ये बताता है कि कितना किलोमीटर तक, यानी कि 32 मीटर तक जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा, 100 किलोमीटर जाएंगे 12 डिग्री तापमान बढ़ेगा। तो इस तरीका से तापमान के आधार पे पृथ्वी के अलग अलग लेयरों के बारे में हमको पता चलता है। वहीं अब आइए अब दाब के बारे में, प्रेशर के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि घनत्व का सीधा जो रिलेशन है वो दाब के साथ है, यानी घनत्व बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा। अब दाब के साथ क्या बात है कि जैसे जैसे इसकी गहराई बढ़ती जाएगी, दाब बढ़ता जाएगा तो तापमान भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे इसकी गहराई, जैसे जैसे इसकी गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे इसका घनत्व भी बढ़ेगा। अच्छा, घनत्व तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए, गहराई बढ़ने से दाब बढ़ता है, तापमान बढ़ता है और गलनांक बिंदु बढ़ता है। क्या क्या बढ़ता है, जैसे जैसे हम नीचे गहराई में जाएंगे दाब बढ़ेगा, ये तो क्लियर है, घनत्व बढ़ेगा, ये भी क्लियर है, गलनांक बिंदु बढ़ता है। गलनांक बिंदु का मतलब क्या होता है, यानी कि वह निश्चित तापमान जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है उसको बोलते हैं हम लोग गलनांक बिंदु। तो
इसीलिए कि जब गहराई इसमें बढ़ेगा तो एक समय ऐसा आता है कि चट्टान जो होता है उस पर इतना दाब बढ़ जाता है और वहां का तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि वो जो चट्टान है और चट्टान में जो धातु उपलब्ध है वो सारा का सारा लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। और वो लिक्विड फॉर्म में होने के बाद और वहां से वो लिक्विड जब होगा कोई भी चीज तो उसमें गैसीय फॉर्म भी निकलेगा, तो गैस भी निकलता है, वो ऊपर की ओर आता है और जहां पे पृथ्वी का परत कमजोर होता है वहां से वो गैस बाहर आता है और वहां से एक रास्ता क्रिएट हो जाता है जहां से ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो गैस के साथ से जो लिक्विड जो बना है नीचे में चट्टान और जो भी यौगिक पदार्थ के गलने से वो सारा का सारा ज्वालामुखी बन करके ऊपर की ओर आ जाता है। और जब तक प्रेशर कम ना हो जाए तब तक वो ज्वालामुखी उद्गार होते रहता है और जैसे ही वो प्रेशर कम हो जाता है ज्वालामुखी का उद्गार भी कम हो जाता है। तो ये दाब हमको प्रेशर ये बताता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो दाब है वो संरचना को बनाता भी है, बिगाड़ता भी है, जैसा संरचना है उस संरचना को बदल भी सकता है। तो ये दाब हमको बताता है। इसके अलावा देखिए अगला जो मैंने पॉइंट लिखा है कि प्रत्येक चट्टान की अपनी एक सीमा है जिससे अधिक घनत्व नहीं हो सकता है, चाहे दबाव कितना भी क्यों ना कर दिया जाए। तो देखिए चट्टान कोई भी चीज है, एक सीमा होता है किसी भी चीज को दबाने का। जब आप उसको दबाइएगा, दबाते जाइएगा तो एक समय के बाद वो रुक जाएगा, फिर उसके बाद वो दबेगा ही नहीं, क्योंकि उसका मैक्सिमम घनत्व है। अब उस घनत्व से ज्यादा उसको छोटा नहीं किया जा सकता है। तो चट्टान की अपनी एक सीमा होती है, उससे अधिक घनत्व नहीं हो पाता, चाहे दबाव कितना भी क्यों ना कर दिया जाए। अंततः यह संभव है कि आंतरिक भाग में चट्टान ठोस अवस्था में हो, यानी कि जो सबसे अंदर का भाग है, यहाँ अभी हम लोग कोड पढ़े कि दो भाग होता है, ये हमारा बाह्य भाग है और नीचे वाला हमारा आंतरिक भाग है। तो आंतरिक भाग अभी मैंने बताया कि ठोस है और ये वाला भाग तरल है। तो इस पे चूंकि नीचे वाला पे दबाव ज्यादा है तो ये संभव है कि ये ठोस अवस्था में बदल जाएगा, क्योंकि इस पे दाब मैक्सिमम यानी अनंत है, तो ये ठोस अवस्था में बदल जाएगा। तो जो इस बात को संभव करता है कि नीचे का जो आकार है वो हमारा ठोस है, तरल है, ठोस है, गैसीय फॉर्म में है, भुरभुरा आकार में है, बहुत मुलायम मिट्टी है, तो ये सब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दर्शाता है, जिसमें घनत्व, तापमान और दाब का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में, यानी उल्का पिंड, ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पता करने में भूमिका अदा करता है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अभी हम लोग देखिए, अभी हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो अप्रत्यक्ष स्रोत है, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में हमें मदद करता है, उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अप्रत्यक्ष स्रोत से तीन तरह के अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। एक उल्का पिंड है जिससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में मदद मिलता है, दूसरा ज्वालामुखी है और तीसरा भूकंप है। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला हम उल्का पिंड से शुरू करते हैं कि उल्का पिंड क्या होता है। तो उल्का पिंड एक ठोस पिंड है जो स्वतंत्र अवस्था में अंतरिक्ष में गोल गोल घूम रहा है। किसके? या तो वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, या फिर वो जो चंद्रमा है हमारा उपग्रह, उसके चारों ओर घूम रहा है। तो इनडायरेक्ट रूप से हम बोले कि सौर मंडल में जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी प्रकार से उल्का पिंड भी जो है वो या तो चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है या फिर पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो अब देखिए होता क्या है कि जब वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है, मान लीजिए कि ये अपना पृथ्वी है और पृथ्वी के बाहर ये अपना चंद्रमा है, और चंद्रमा के पास अगर ये गोल गोल इस तरह से चक्कर लगा रहा है, तो होता ये है कि कभी कभी ये अभी अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बहुत दूर है, इसको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बहुत दूर है और ये गोल गोल इस तरह से घूमता घूमता पृथ्वी के काफी करीब आ जाता है इक्विलिप्टिकल पाथ में। अब पृथ्वी के काफी नजदीक आ जाता है तो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से इसको अपने कक्षा में खींचती है और फिर यह अंततः
पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर जाता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, जिसके वजह से जब ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो वायुमंडल में घर्षण के कारण इसमें आग लग जाती है और पृथ्वी तक गिरने से पहले ही उसका ऊपर का जो परत है वो जल जाता है और उसका जो कोर बचता है वो हमारे पृथ्वी पे कहीं कहीं गिरता है, और वो भी जो बड़े पिंड होते हैं वो पृथ्वी पे गिरते हैं, और जो छोटा छोटा पिंड होता है तो वो तो अंतरिक्ष में वातावरण में ही जल करके भस्म हो जाता है और उसका राख धरती पे गिरता है तो वो प्राप्त भी नहीं होता है। तो जो बड़े पिंड होते हैं वो धरती पर गिरते हैं। अभी फिलहाल हम लोग देखे थे कि लेटेस्ट झारखंड में एक बहुत बड़ा पिंड जो है उल्का पिंड गिरा था, उससे लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का एरिया जो है प्रभावित हुआ था और धरती के नीचे वो लगभग 20 से 25 फीट नीचे जमीन के नीचे धंस गया था। तो वो उल्का पिंड जब धरती पर गिरता है तो ऊपर का परत तो उसका जल जाता है, लेकिन जो उसका कोर बचता है वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है। अगर हम कोर की संरचना का अध्ययन करते हैं तो हमें पृथ्वी के कोर के संरचना के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उल्का पिंड भी उसी तारे से बना है जिस तारे से पृथ्वी बना है। तो दोनों तारों एक ही तारा से पृथ्वी और उल्का पिंड दोनों का निर्माण हुआ है, इसीलिए बहुत हद तक ये संभावना बनती है कि जो उल्का पिंड का कोर है वही गुणवत्ता पृथ्वी के कोर की भी है। इसलिए अगर हम उल्का पिंड का अध्ययन कर लेते हैं तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना का यानी कोर का हमें बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त हो जाता है। उसी चीजों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि उल्का पिंड के अध्ययन से पृथ्वी का कोर ठोस है, इसका प्रमाण मिलता है। उल्का पिंड वे ठोस रचना है जो स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में तैर रही है, जो कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और घर्षण से बाहरी परत जल जाती है तथा आंतरिक कोर बच जाता है, जिसका संगठन पृथ्वी के कोर के अनुरूप होता है, क्योंकि उल्का पिंड और पृथ्वी एक ही तरह से बना हुआ है। अब देखिएगा, एक यहाँ पे शब्द हमने लिखा है संगठन। संगठन का मतलब होता है कंपोजिशन। संगठन है, घ संगठन नहीं है। संगठन अलग शब्द है और संगठन अलग शब्द है। ये संगठन का मतलब इंग्लिश होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है जिन तत्वों से मिलकर के ये उल्का पिंड बना है उन्हीं तत्वों से मिलकर के पृथ्वी बना है। तो जैसे कंपोजिशन आप ऐसे समझिए कि मेडिसिन जब दवा बनता है तो दवा किन किन तत्वों के प्रयोग से बना हुआ है वो उसका कंपोजिशन होता है। ठीक है, जैसे नमक बना है तो नमक में NaCl है, तो सोडियम और क्लोरीन उसका कंपोजिशन है नमक बनने का। जल बना है H2O से, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल का जो है संगठन है यानी कंपोजिशन है। तो जो कोर बच जाता है जिसका संगठन पृथ्वी के कोर के अनुरूप होता है, क्योंकि उल्का पिंड और पृथ्वी एक ही तरह से उत्पन्न हुआ है। तो उल्का पिंड के अध्ययन से, उसके कोर के अध्ययन से पृथ्वी के कोर की भी बहुत हद तक जानकारी मिलती है। अब आइए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी क्या होता है कि पृथ्वी के कोर के नीचे जो गर्म तरल पदार्थ है वो प्रेशर दाब के वजह से ऊपर की ओर, पृथ्वी के भूस्थल पर ऊपर की ओर आते हैं तो उसमें बहुत सारी गैसें, जलवाष्प, ज्यादातर मात्रा में तो गैसें और जलवाष्प होती है। इसके अलावा सल्फर, फिर नाइट्रोजन, सल्फर के जो यौगिक होते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं वो, लोहा, मिश्र धातु, इसके अलावा कई सारे अयस्क, निकेल, कॉपर, उसकी मात्रा जो होती है उसमें निकलता है। तो जब ये जो हमारा वोल्केनो है, इस वोल्केनो से जब उद्गार होता है तो इसमें से गैसें निकलती हैं और ये जो यहाँ पर है इस सतह पे, क्रोड पे है, तो इसको बोलते हैं मैग्मा। और ये जब हमारे धरती के धरातल पर आ जाता है तब इसको बोला जाता है लावा। यानी कि जो मैग्मा है अगर उसका अध्ययन कर लिया जाए तो पृथ्वी के अंदर सतह में जो संरचना है उसको काफी हद तक हम लोग जा सकते हैं। लेकिन ये अभी तक संदेह में है कि ये जो लावा निकलता है या मैग्मा निकलता है वो धरती के कोर से तो निकलता नहीं है, कोर के ऊपर कहीं तरल पदार्थ है वहां से वो निकलता है। तो बहुत अंदर तक का जो आंतरिक संरचना है पृथ्वी का उसका तो अध्ययन इससे नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी कुछ परत जो है ऊपर वो किस कंपोनेंट से बना हुआ है उसका अध्ययन जरूर हो जाता है। तो ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले तरल व तप्त मैग्मा से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के गहराई में
कहीं ऐसी परत है जो तरल अवस्था में है, जहां मैग्मा का भंडार है। मैग्मा से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, फिर भी आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ज्वालामुखी इस तरीका से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाता है। अब बात करते हैं भूकंप का, जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में। अभी तक मानव जितना ज्यादा सफल हो पाया है वो भूकंप के अध्ययन से ही हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंततः गहराइयों तक समझने में कामयाब हो पाए हैं। तो जो भूकंप होता है वो क्या होता है, पृथ्वी में हलचल होने से किसी केंद्र से एक तरंग निकलता है और वो तरंग केंद्र से सतह की ओर ऊपर की ओर उठता है और उसको हम लोग भू तरंग कहते हैं, भूकंप तरंग कहते हैं। उन तरंगों को सिस्मोग्राफी, हिंदी में भूकंप लेखी कहते हैं, इंग्लिश में सिस्मोग्राफी कहा जाता है। तो सिस्मोग्राफी यंत्र से उन तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। अब जब वो तरंगे निकलती हैं ऊपर धरती के तरफ, तो 3 तरीका का तरंग होता है। उसमें से कुछ तरंगे होती हैं जिसको पी तरंग कहते हैं, एस तरंग कहते हैं और एल तरंग कहते हैं। तो 3 तरह का तरंग है। पी मतलब हो गया प्राइमरी वेव, प्राइमरी मतलब हो गया प्राथमिक तरंग। ये अनुदैर्घ्य तरंग होता है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में प्रवेश कर जाता है। वही जो हमारा एस तरंग है, एस मतलब सेकेंडरी वेव, जिसको द्वितीयक तरंग कहा जाता है, ये अनुप्रस्थ तरंग है जो सिर्फ ठोस माध्यम में ही प्रवेश करता है। अब ये देखिए, प्राइमरी तरंग इसलिए कहते हैं कि ये ज्यादा तीव्र होता है, इससे ज्यादा स्पीड पी का है और एस उसके अपेक्षा कम है। जब भूकंप आता है तो उसके केंद्र से सतह पर पहले पी वेव पहुंचता है, प्रथम बार ही पहुंचता है, इसलिए इसका नाम प्राथमिक वेव है। और पीछे से एस वेव भी पहुंचता है, इसलिए सेकंड बार पहुंचता है तो उसको द्वितीय तरंग कहते हैं, यानी सेकेंडरी वेव हम लोग उसको कहते हैं। अच्छा, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको समझने में पी वेव का और एस वेव का ज्यादा महत्व है। एल तरंग जो होता है उसका महत्व पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि एल तरंग को सतह तरंग करते हैं। यह धरातलीय तरंग है जो पृथ्वी के बहुत दूर तक, अंदर बहुत दूर तक नहीं जाती है, सिर्फ सतह से सतह तक ही आता है। तो इससे हम लोग पृथ्वी के सतह तक ही पहुंच पाते हैं, कोर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस एल तरंग का पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए नहीं है। पी तरंग और एस तरंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो एक में बनाऊंगा भूकंप पे, और भूकंप पे इसको हम सारा डिटेल में आपको पी तरंग, एस तरंग और पूरा फिगर के साथ इसको अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। अभी फिलहाल हम लोग बस भूकंप का इस्तेमाल पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए कैसे है, एक स्रोत के रूप में कैसे कार्य कर रहा है, बस मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ। वो देखिए, भूकंप तरंगे जब किसी माध्यम से गुजरती हैं तो उनके वेग और दिशा दोनों में परिवर्तन हो जाता है। भूकंप तरंग जब किसी माध्यम से, ठोस, द्रव और गैस से गुजरता है तो उसके वेग में, स्पीड में, दिशा में यानी डायरेक्शन में वेग भी बदल जाता है और दिशा भी बदल जाता है। तो दोनों में परिवर्तन होता है। इन तरंगों के व्यवहार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया जाता है। तो अब आपको बातें क्लियर हो गई होंगी कि पी तरंग और एस तरंग का जब गुजरता है किसी माध्यम से, ठोस, द्रव, गैस से, तो उसका दिशा और वेग दोनों बदलता है। इस व्यवहार से हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ पाते हैं कि कहाँ पृथ्वी में ठोस स्थान है, कहाँ तरल स्थान है और कहाँ गैसीय स्थान है, फिर कहाँ ठोस स्थान है। तो यह काफी समझने में हमको मदद करता है। तो आशा कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और हमारा ये जो प्रयास है आपको अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो में लिखें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपको अगर अच्छा लगा और कुछ चीजें सीखने को मिली हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करिए। और आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के और नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मिलते हैं। अब हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सतह से लेकर के केंद्र तक जब हम जाएंगे तो सतह से केंद्र के बीच में 3 सतह पाया जाता है। 3 अलग अलग सतह है। तो जो सबसे ऊपरी सतह है उसको बोलते हैं भूप्रपटी, बीच की सतह को बोलते हैं मेंटल और नीचे की सतह को बोलते हैं क्रोड। अब ये जो ऊपर का सतह है ये भी 2 भाग में बटा हुआ है। आप देखिएगा, ये वाला एक भाग और ये वाला एक भाग, यहाँ ये दूसरा,
तो ये ऊपर का जो भाग है भूप्रपट्टी का, इसको बोलते हैं ऊपरी भूप्रपट्टी, और उसी के ठीक नीचे जो है ये बोलते हैं निचली भूप्रपट्टी, और ये दोनों मिल करके सिर्फ एक भूप्रपट्टी है। तो ऊपर का जो मिट्टी और फिर नीचे का परत, ऊपर का परत और नीचे का परत, दो परतें बढ़ता है, ऊपर वाले को बोलते हैं ऊपरी भूप्रपट्टी। अब देखिएगा ऊपरी भूप्रपट्टी में भी ये वो जमीन है जहां हम लोग रहते हैं, ये हमारा सरफेस है, सतह है पृथ्वी का। यहाँ जो ब्लू कलर का हम बनाए हैं यहाँ से यहाँ तक, ये महासागर है। ये ऊपर उठा हुआ भाग जो है ये पर्वत है, और फिर जो ये नीचे का सीधा सा भाग है ये हमारा मैदानी भाग है, जहां मानव निवास करता है और हम लोग यहीं पर रहते हैं। यहाँ जैसे एक हम वृक्ष अगर बना दें तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग इस जगह पे रहते हैं। अब जहां ये जो भूप्रपट्टी है, भूप्रपट्टी के नीचे जब हम जाते हैं तो जो प्लेट है, जो परत है, उसकी लंबाई, उसकी जो मोटाई है वो हर जगह समान नहीं है। जैसे कि हम देखेंगे कि ये समुद्र है, और समुद्र चूंकि नीचे गहरा भाग में समुद्र है तो वो सतह के यानी कि नीचे केंद्र से काफी नीचे की ओर दबा हुआ है, तो हमारा सतह यहाँ तक है। भूप्रपट्टी यहाँ पानी है, और इस पानी में ये गड्ढा है जिसमें पानी भरा हुआ है, इसका पूरा फोर्स इस पे पड़ता है। अब यहाँ पर जो है आप देखेंगे ये पानी यहाँ, उसके बाद ये जो इसका परत है यहाँ पर जो इसकी मोटाई है वो है 5 किलोमीटर का, यानी कि भूप्रपट्टी में, यानी कि जो ऊपरी भूप्रपट्टी है उसकी जो चौड़ाई है वो टोटल 5 किलोमीटर का है। वहीं आप आइएगा महाद्वीप का यानी कि स्थल भाग का, तो इसकी जो मोटाई है वो 30 किलोमीटर का है, और इसके ऊपर ये वाली जो मोटाई है ये टोटल 70 किलोमीटर का है। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि महासागर के नीचे 5 किलोमीटर, स्थल के नीचे 30 किलोमीटर, और पर्वत के नीचे जो है ये क्रस्ट यानी कि भूप्रपट्टी की मोटाई अलग अलग है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके नीचे जो है मेंटल, तो मेंटल ये देखिए ग्रीन कलर से डॉट 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 किया हुआ है, और नीचे भी ये ग्रीन कलर का लिखा हुआ है। तो ये दोनों ऊपर वाला ग्रीन को मिला करके बोलते हैं मेंटल, जिसमें ये भी दो भागे बटा हुआ है, एक ऊपरी मेंटल और फिर निचली मेंटल। फिर ये रेड कलर का देखिएगा डॉट डॉट, ये है क्रोड, और नीचे भी है क्रोड। तो क्रोड भी दो भागे बटा हुआ है, ये डॉट 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 जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है, और ये जो लाल वाला जो नीचे लिखे हुए हैं ये ठोस फॉर्म में होता है। तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग भूप्रपट्टी के बारे में जान लें कि भूप्रपट्टी में और क्या क्या चीजें हैं। अब देखिएगा यहाँ भूप्रपट्टी में आप यहाँ पे देखिएगा कि जैसे ही यहाँ ब्लू कलर का जो मेंटल ये भाग है, और ये जो जहां पर भूप्रपट्टी हमारा समाप्त होता है और मेंटल शुरू होता है, तो जहां से पहला यानी कि ऊपरी भूप्रपट्टी जहां समाप्त होता है उसको बोलते हैं कोर्नाट, और फिर निचली भूप्रपट्टी जहां पर समाप्त होती है उसको बोलते हैं मोहो, और यहाँ से शुरू होता है ऊपरी मेंटल। यहाँ से मेंटल शुरू होता है और भूप्रपट्टी समाप्त होता है, मेंटल शुरू होता है, उन दोनों को मोहो बोलते हैं। और जहां पर ऊपरी भूप्रपट्टी और निचली भूप्रपट्टी मिलता है उसको कोनराड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बताता है कोनराड, मोहो, रेपटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन, ये घनत्व को बताता है कि अलग अलग जगह जब दो लेयर एक जगह मिल रहा होता है तो वहां पर कुछ घनत्व में परिवर्तन होता है, और इसीलिए उन सब परतों का अलग अलग नाम दे दिया गया है। आप जैसे देखिएगा रेपेटी, गुटेनबर्ग, ये मोहो और गुटेनबर्ग के बीच में मेंटल है, गुटेनबर्ग और लेहमैन के बीच में ये हमारा क्रोड है, इसकी बातें की गई है। कोनराड का जो घनत्व है 2.9 है, मोहो का 3.3 है, रैपिड का 4.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, गुटेनबर्ग का 5 से लेकर 10 तक, लेहमैन का 12 से 13 तक, और क्रोड का 13.6 तक। और इस तरीका से हम लोग ये देखते हैं कि जो पृथ्वी का घनत्व होता है, इस पूरे पृथ्वी का जो घनत्व है वो होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका औसत घनत्व होता है हमारी धरती का। तो हमारे पूरे पृथ्वी का देखिएगा 2.9 से लगभग 3 से शुरू हुआ है 13 तक गया है, अलग अलग जगह पर अलग अलग घनत्व है। तो जब इसके घनत्व का औसत निकाला गया तो बोला गया कि 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पृथ्वी का घनत्व है। अब आते हैं
बात करते हैं घनत्व में कि ये जो घनत्व है, घनत्व की बात कर रहे हैं, भू प्रॉपर्टी की बात कर लें तो भू प्रॉपर्टी में देखिए कुछ कुछ बातें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको मैंने लाइन बाय लाइन करके लिख दिया है और उस पर भी हम बात करेंगे। भू प्रॉपर्टी में आप ये देखिएगा कि ये जो महाद्वीप है और यहाँ महासागर है, तो महासागर के नीचे जो भू प्रॉपर्टी है वो बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है, और जबकि महाद्वीप के नीचे जो चट्टाने जो परत बना हुआ है वो असादी चट्टान का बना हुआ है, क्रिस्टल है, अम्लीय प्रवृत्ति का पाया जाता है। इसके अलावा वो कायांतरित और आग्नेय चट्टान यहाँ पे होता है, ग्रेफाइट और नीस भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो महाद्वीपीय अपेक्षाकृत कम घनत्व वाला परत होता है और महासागर के नीचे चूंकि ये बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है तो इसके जो घनत्व है इसका घनत्व ज्यादा होता है। घनत्व का मतलब होता है कि इसके नीचे जो परत है वो काफी कठोर है क्योंकि उसके कण काफी नजदीक नजदीक एक दूसरे के साथ में है। तो भू प्रॉपर्टी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जैसे यह भू प्रॉपर्टी का सबसे ऊपरी भाग है, ये तो क्लियर है, सबसे ऊपरी भाग है। यह बहुत भंगुर होता है। भंगुर का मतलब होता है इसमें टूटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। महासागर के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है, जैसा कि मैंने बताया कि 5 किलोमीटर इसकी मोटाई है। महाद्वीप यानी कि स्थल के नीचे इसकी मोटाई 30 किलोमीटर है। वही हिमालय पर्वत के नीचे इसकी मोटाई ज्यादा हो जाती है, 70 किलोमीटर इसका परत हो जाता है। भू प्रॉपर्टी की बाहरी परत असादी चट्टानों की बनी हुई है। इसके नीचे क्रिस्टलीय आग्नेय कायांतरिक चट्टान होते हैं जिसका घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये जो हमारा महाद्वीप है इसके नीचे का जो चट्टान है वो याद रखिएगा अवसादी चट्टानों का बना हुआ है। प्रश्न यहाँ से पूछ देता है जिसका घनत्व 2.7 सेंटीमीटर क्यूब है। और वही महासागर के नीचे भू प्रॉपर्टी जो है बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती है जिसका घनत्व 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। आप देखिएगा कि यहाँ 2.7 ग्राम सेंटीमीटर है और यहाँ पे 2.9 ग्राम सेंटीमीटर है, यानी कि स्थल का जो घनत्व है, स्थल में जो परत पाया जाता है नीचे उसका घनत्व कम है अपेक्षाकृत समुद्र के नीचे जो क्रिस्टल जो परत पाया जाता है उसका घनत्व ज्यादा होता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ IUGG के अनुसार, अब ये IUGG क्या है इसके बारे में हम बता दें कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेंसी एंड जियोफिजिक्स, ये वो संस्था है जो भूवैज्ञानिकों की एक संस्था है जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना और पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है। इसके अनुसार ऊपरी भू प्रॉपर्टी में पी तरंग की गति 6.1 किलोमीटर पर सेकंड तथा निचले भू प्रॉपर्टी में 6.9 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अब ये क्या बोलता है, ये बोल रहे हैं कि ऊपरी भू प्रॉपर्टी में जब पी तरंग इसमें गुजरता है इसमें, तो उसका जो स्पीड होता है 6.1 किलोमीटर पर सेकंड होता है। लेकिन जैसे ही इसके निचले परत में गुजरता है तो इसका स्पीड 6.9 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, पर सेकंड हो जाता है। तो 6.1 से 6.9 हो जाता है। इसका मतलब है कि जैसे ही दूसरे परत में आता है तो इसका स्पीड बढ़ जाता है। इसका मतलब कि जैसे जैसे धरती नीचे जा रहा है इसका घनत्व बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये ज्यादा ठोस होता जा रहा है। तो ऊपर की अपेक्षा जो निचला परत है वो ज्यादा ठोस है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो पी तरंग होता है ठोस में, द्रव में, गैस में, तीनों में जाता है, लेकिन ठोस में वो ज्यादा तीव्र गति से चलता है, जो इस बात को पुख्ता करता है कि ऊपर ज्यादा भंगुर है, उससे ज्यादा मजबूत चट्टान नीचे वाला है। आगे चलते हैं। ऊपरी भू प्रॉपर्टी तथा निचली भू प्रॉपर्टी के बीच घनत्व संबंध कोनराड असंबंधता, कोनराड डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कोनराड कि ऊपरी परत और निचली परत, तो ऊपरी परत और निचली परत के बीच में जो संबंध है वो कोनराड डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। भू प्रॉपर्टी में सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता ज्यादा है, इसलिए इसे सियोल परत भी कहते हैं। इस वाले जो दोनों परत है इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता ज्यादा है। इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो इसको सियोल बोलेंगे। SI मतलब सिलिकॉन, AL मतलब एल्युमिनियम, आई दोनों को एक के साथ जोड़ दीजिएगा तो लिखाएगा सियोल, सियोल। तो ये चूंकि सियोल परत की बनी होती है इसमें प्रधानता सियोल परत की ज्यादा होती है। एक्चुअल में
इस परत में सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन पाया जाता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, लगभग 46.6% ऑक्सीजन पाया जाता है। वहीं सिलिकॉन की बात कर ले तो सिलिकॉन जो है वो अप्रोक्स 27% के आसपास पाया जाता है, 27.7% पाया जाता है। और एल्युमिनियम की बात करें तो ये लमसम 8 के करीब पाया जाता है, तो ये 8.3% के आसपास पाया जाता है। चूंकि ऑक्सीजन गैसीय फॉर्म में है तो परीक्षाओं में सवाल भी आता है कि भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तब आंसर होगा ऑक्सीजन। लेकिन चूंकि ये गैसीय फॉर्म में होता है और सिलिकॉन एल्युमिनियम ठोस फॉर्म में होता है, इसीलिए ठोस को लिया जाता है भू प्रॉपर्टी में, और हम लोग सिलिकॉन और एल्युमिनियम बोल करके इसको सियोल कह देते हैं कि ये सियोल की बनी हुई है। चलिए ये चीज हो गया। अब हम लोग भू प्रॉपर्टी के बारे में जान लिए, अब हम लोग मेंटल के बारे में जानेंगे, ये ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बारे में। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं मेंटल के बारे में भी कुछ चीजें तथ्य आपके सामने रखता हूं, उसके बाद मेंटल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेंटल में ही यहाँ पर ज्वालामुखी इसी जगह से निकलता है, इसी पार्ट से। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इस पे बात करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए हम लोग मेंटल की बात करते हैं। मेंटल को हिंदी में प्रवार कहा जाता है, प्रवार ये कहा जाता है इसको। अच्छा, अब मेंटल के बारे में देखें हम लोग कि मेंटल कहाँ है। तो मेंटल जो ऊपरी भू प्रॉपर्टी है और निचली भू प्रॉपर्टी है, यानी कि ये और ये दोनों, ये भू प्रॉपर्टी के नीचे जो हम लोग ये ग्रीन वाला देख रहे हैं डॉट डॉट डॉट, और उसके नीचे जो रंगा हुआ है वो, ये दोनों मिलकर के मेंटल है। ऊपर का ऊपरी मेंटल, ऊपरी प्रवार, और नीचे का निचली मेंटल। अब देखिएगा कि इसकी जो कुल मोटाई है वो टोटल 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। और इसके बाद एक और चीज है कि ये भू प्रॉपर्टी और ऊपरी मेंटल, यानी कि ऊपर का मेंटल, ऊपरी मेंटल और ऊपर की भू प्रॉपर्टी, इसको मिल करके हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहलाता है ये? स्थल मंडल कहलाता है, यानी कि लिथोस्फीयर कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है। अब एक चीज और देखिएगा, भू प्रॉपर्टी और ऊपरी मेंटल ये मिल करके हमको स्थल मंडल कहलाया। उसके अलावा देखिएगा नीचे निचली मेंटल है। अब सारा जो क्वेश्चन लगभग आता है आपको ऊपरी मेंटल से आता है। ऊपरी मेंटल से इसलिए कि जो ऊपरी मेंटल है ये थोड़ा कम घनत्व का है, इसके अपेक्षा निचली मेंटल के अपेक्षा ऊपर का कम घनत्व है। हाँ, लेकिन भू प्रॉपर्टी से ज्यादा घनत्व रखता है ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल से ज्यादा घनत्व रखता है निचली मेंटल। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे केंद्र की ओर आते हैं उसमें दाब बढ़ता है, दाब बढ़ेगा तो उसका घनत्व बढ़ेगा। वही कि जब इसमें पी वेव आता है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पी वेव इसके अपेक्षा इसमें ज्यादा तेजी से चलता है, तो हम लोग को पता चलता है कि ठोस है। अब जैसे ही पी वेव इसमें प्रवेश करता है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। पीछे जो हम लोग पढ़े थे 6.1 के आसपास उसका स्पीड था, और अभी इसका जो स्पीड हो जाएगा वो 7.6 हो जाएगा, यानी 6 से सीधे 7 हो गया। 7 का मतलब ये ज्यादा ठोस है, और जैसे ये 7 से इसमें घुसता है तो 8 हो जाता है, यानी 8 हो जाता है। इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8। चूंकि ये 7 है और नीचे वाला 8 है, तो ऊपर वाला भी मेंटल है लेकिन उसमें स्पीड 7 है, तो मंद गति से इसमें तरंग जाता है, इसीलिए इसको हम लोग मंद मंडल भी कहते हैं कि निम्न गति मंडल, कि निम्न मतलब धीरे धीरे इसमें गति करता हुआ आता है, इसलिए इसको निम्न मंडल भी कहते हैं, निम्न गति मंडल कहते हैं। और निम्न गति मंडल के कारण ये वाला जो होता है ज्यादा दुर्बल होता है, मतलब कमजोर होता है, और ये प्लास्टिक नुमा गाढ़ा रूप में यहाँ पर तरल यानी ठोस अवस्था में ये होता है, प्लास्टिक नुमा। यहाँ से ही ज्वालामुखी उद्गार होता है। मान लीजिए कि यहां से ज्वालामुखी उद्गार होगा और ये निकलेगा, अगर ये निकलेगा तो इस तरीका से होता हुआ ये ज्वालामुखी मान लीजिए कि यहां से इस तरह से निकलेगा,
तो ज्वालामुखी का उद्गार जो है यहीं से होना है, दुर्बलता मंडल से होता है। तो इतनी सारी बातें हैं। और बात करें कि ये जो हमारा मेंटल है वो होता कैसा है, तो ये भी ठोस के रूप में होता है, क्योंकि पी वेव हमारा इससे और इससे होकर गुजरता है, ठोस है। अब जरा बात करें कि इसके बारे में और थोड़ा सा देखिएगा कि जैसे ही यहां से पी वेव अंदर आता है तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और वो स्पीड जिससे बढ़ता है उसको बोलते हैं मोह। तो मोह असंबद्धता के कारण, असंबद्धता का मतलब हो गया कि जैसे एक लेयर से दूसरा लेयर में आते हैं, दो लेयर है और एक लेयर से दूसरा लेयर में हम लोग जैसे ही आते हैं तो पी वेव जो होता है उसमें उस घनत्व में थोड़ा अंतर आ जाता है। तो घनत्व में जहां जहां जिस परत में अंतर आया है उसको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे यहाँ पर भूप्रपटी और मंडल के बीच में इस कंट्राडिक्शन को बोलते हैं मोह मंडल, यानी कि मोह संबद्धता बोलते हैं। उसी तरीका से जैसे ही यहां आइएगा, एक लेयर यहां है और एक लेयर यहां है, तो मोह के बाद जैसे मोह में तो पी वेव घुस गया, लेकिन जैसे यहां से टकराता है थोड़ा इसका स्पीड बढ़ जाता है। अगर इसका स्पीड बढ़ जाता है इसका मतलब यहां से नीचे घनत्व और ज्यादा हो गया है। तो चूंकि यहाँ घनत्व ज्यादा हो गया है इसीलिए इसको रेपेटी कंट्राडिक्शन कहते हैं, यानी कि संबद्धता कहते हैं। वही काम यहाँ है कि जब यहाँ से पी वेव नीचे कोण में घुसेगा तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब होगा, क्योंकि यहाँ का घनत्व अलग है, और जैसे एक घनत्व से दूसरे घनत्व में प्रवेश करता है तो पी वेव का जो मूवमेंट है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, तो वो उस लेयर को गुटेनबर्ग कहा जाएगा। और उसी तरीका से लेहमैन के साथ भी वही है, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी जो है इसका घनत्व घटेगा बढ़ेगा, इसलिए इस लेयर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे अपना मेंटल के बारे में, तो मेंटल भी देखिएगा एक मोह और रेपेटी, दो तरह हमारा मेंटल यहीं पर है, मोह और रेपेटी। मोह को 1909 में एक रूस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मोहोरोविक, उन्हीं के नाम से इसका नाम मोह रखा गया है। अब जरा हम लोग कुछ परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट तथ्य है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। भू प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं भू प्रॉपर्टी है, इसके ठीक नीचे मेंटल है। इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है। भू प्रॉपर्टी तथा ऊपरी मेंटल मिलकर के स्थल मंडल कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बता दिया। ऊपरी मंडल को दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। इसका विस्तार 700 किलोमीटर है। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला मैग्मा मुख्यतः यही स्रोत में पाया जाता है, तो मैग्मा यहीं पर पाया जाता है। ऊपरी मेंटल के भूकंपीय लहरों की गति मंद हो जाती है, इसलिए इस भाग को निम्न गति का मंडल कहते हैं। जैसा कि हमने बोले यहाँ पर 7.6 और यहाँ पर 8.1 है, क्योंकि यहाँ 7.6 है इसलिए यहाँ गति इसका धीमा है, तो इसको हम लोग निम्न गति मंडल भी कहते हैं। किसको? ऊपरी मंडल को निम्न गति मंडल भी कहा जाता है इसको। निचली भू प्रॉपर्टी तथा ऊपरी मेंटल के मध्य एक असंबद्धता का निर्माण होता है जो चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन को दर्शाता है। इस असंबद्धता की खोज 1909 में रूस के वैज्ञानिक मोहोरोविक ने किया था, इसलिए इन्हीं के नाम से इसे मोह असंबद्धता भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ये मोह के बारे में, यहाँ से चट्टानों में परत में घनत्व में अंतर हो गया है। अच्छा, अब आइए ऊपरी मंडल तथा निचली मंडल के बीच घनत्व असंबद्धता रेपेडिटी संबद्धता कहलाता है, असंबद्धता कहलाता है। जैसा कि हमने बताया कि जो ऊपरी मंडल है और निचली मंडल है इन दोनों के बीच में ये जो घनत्व का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। मेंटल का विस्तार पृथ्वी के कुल आयतन का 83%, द्रव्यमान का 68% होता है। देखिए पृथ्वी का जो कुल द्रव्यमान है उस कुल द्रव्यमान का 83% जो आयतन होता है वो यही होता है, ये ग्रीन वाला 83% हिस्सा। क्यों? क्योंकि ये 2900 किलोमीटर में होता है और हमारा जो पृथ्वी का त्रिज्या है वो 6371 है। इसका आधा करेंगे तो लगभग ये 3200 के आसपास होता है और 2900 किलोमीटर तो इसी की चौड़ाई है, इसीलिए 2900 हो गया, यानी कि आधा से ज्यादा। कुल आयतन का 83% और देखिए द्रव्यमान का 68% है। इस मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, इसीलिए सीमा परत भी कहते हैं। और ये आपका मेंटल का सारा क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट हो गया है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद
कोर के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं। पृथ्वी के कोर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसको हिंदी में कोर और इंग्लिश में कोर कहते हैं। ये देखिए कोर जो है ये दो भागों में बटा होता है। ऊपर का भाग बाह्य कोर कहलाता है और नीचे का भाग आंतरिक कोर कहलाता है। जो बाह्य भाग की दूरी होती है वो 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक का दूरी होता है और आंतरिक जो कोण होता है वो 5150 से पृथ्वी के केंद्र तक 6371 किलोमीटर की दूरी तक होता है। जो बाह्य कोर है ये लिक्विड अवस्था में है और जबकि नीचे वाला जो भाग है ये रेड रेड जो पूरा कलर किए हुए हैं ये ठोस अवस्था में है और जो डॉट 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 है ये लिक्विड अवस्था में है। जब पी वेव यहां से गुजरता है तो इस धरातल पे जैसी पहुंचता है इस परत पे जिसको गुटेनबर्ग कहते हैं, यहां से वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसके स्पीड में कुछ परिवर्तन आता है। लेकिन जैसे ही पी वेव यहां आता है लेह मेन के पास इस परत से, तो यहाँ पर उसकी स्पीड बढ़ जाती है, वो आर पार चला जाता है। वहीं उसके जब एस वेव को इससे हम गुजारते हैं तो एस वेव आता है और इससे टकरा करके पुनः इधर रिटर्न हो जाता है, इसमें नहीं घुसता है क्योंकि एस वेव हमेशा ठोस में ही जाता है, लिक्विड में वो नहीं चल सकता है। तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट कर जाता है एस वेव, ठीक है, जिससे पता चलता है कि ये ठोस नहीं है, ये द्रव अवस्था में हमें मिला है। तो आइए कोड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें समझ लेते हैं। क्रोड का विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक 6371 किलोमीटर तक हुआ है। जैसा कि मैंने बताया निचले मेंटल के आधार पर पी तरंग की गति में अचानक परिवर्तन आता है और बढ़कर 13.6 किलोमीटर हो जाता है। यानी कि यहाँ तक हम लोग देखे थे कि यहाँ 7 था, यहाँ 8 था और यहाँ पर 12 और यहाँ पे 13 हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप देखिएगा 13.6 और यहाँ पे 7 है तो 7 दूनी 14 लगभग दुगना, यानी कि पृथ्वी के कोर का जो घनत्व हो जाता है मेंटल का लगभग दुगना हो जाता है। क्रोड दो भाग में बटा होता है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड आंतरिक क्रोड जैसा कि मैंने बताया, बाह्य क्रोड 2900 से 5150 किलोमीटर तक होता है, 2900 से 5150 किलोमीटर तक होता है। आंतरिक कोड 5150 से 6371 किलोमीटर तक पृथ्वी के कोर तक होता है, एकदम बिल्कुल लास्ट केंद्र तक होता है। क्रोड का घनत्व मेंटल के घनत्व से लगभग दुगना होता है, जैसा कि मैंने बताया ये 7 और ये 14। उसके बाद क्रोड का पृथ्वी के आयतन का 16% और द्रव्यमान 32% है। पृथ्वी का जो कोर है इस कोर का जो आयतन है पूरे पृथ्वी के आयतन का 16% और पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान का 32% होता है। बाह्य क्रोड जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है और जबकि आंतरिक क्रोड जो है वो ठोस अवस्था में होता है। इस पूरे क्रोड में निकेल और लोहा की प्रधानता ज्यादा होती है, इसलिए हम इसे Ni से निकेल और Fe से लोहा, इसको नीफे परत भी कहते हैं। तो इस पूरे लाल वाले परत को नीफे परत भी कहा जाता है। तो बच्चों आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा और कुछ जानकारी हम आपको देने में सफल रहे होंगे। अगर आपको जानकारी हमारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। थैंक यू।